मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वेट, पीपीएम, पीपीवी। बट उसमें अब ये होगा कि हम कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे। हमने मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लिया कि अगर मान लो मेरे पास वाटर में शुगर है और वाटर में यूरिया है, दो अलग अलग सॉल्यूशन। शुगर की जो क्वांटिटी वाटर में, कुछ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर में एक कुछ ग्राम आपने शुगर डिसॉल्व टू मेक वन सॉल्यूशन। वी हैव अनदर सॉल्यूशन जिसमें हमने सपोज नया सॉल्यूट ले लिया, यूरिया। तो यूरिया का एक सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन, शुगर का एक सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद डिफरेंट सॉल्यूट्स जब आ गए, आपके पास एक सॉल्यूशन में मोर देन वन काइंड ऑफ सॉल्यूट का है, in that case how will you calculate the concentration for individually corresponding to each individual solute? How will you identify the concentration? That I am going to teach you. So for example, आपको इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, आपको एक सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन में, दिस इज सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 1, सपोज इसमें शुगर है और इसमें वाटर। तो आपको किसी तरह जो भी डाटा इस सॉल्यूशन के बारे में दिया होगा, अपने प्रीवियस लेक्चर की नॉलेज को यूज करते हुए आपको यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी, यानी कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन सेकंड, इसमें भी मैंने शुगर डाली हुई, लेकिन यहां पर शुगर की क्वांटिटी कुछ अलग है। लेट्स से दिस इज x ग्राम और वाटर की क्वांटिटी है y ग्राम। शुगर की क्वांटिटी कुछ अलग है, यहां शुगर की क्वांटिटी कुछ x ग्राम और वाटर की क्वांटिटी लेट्स से x डैश एंड y डैश ग्राम वाटर की क्वांटिटी। बट जो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट सेम टाइप का रखा, अगर इधर भी शुगर डाली इधर भी शुगर डाली। अब आपने इनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ऑब्वियसली जो नया सॉल्यूशन बनेगा, उस नए सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी तो ऐड होगी, साथ में शुगर की क्वांटिटी भी ऐड होगी, क्योंकि आपने दोनों को मिक्स कर दिया। तो नए सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास, शुगर का मास x प्लस x डैश ग्राम्स हो जाएगा और वाटर की क्वांटिटी y प्लस y डैश ग्राम होगी। तो अब आपको इस नए सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट का मास मालूम है, सॉल्वेंट का मास मालूम है, तो आपसे अगर मैंने ये पूछा कि बताओ इस सॉल्यूशन में फाइनल सॉल्यूशन का मास कितना, तो आप क्या कहोगे, सर शुगर और वाटर का मास ऐड कर दो, सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, x प्लस x डैश प्लस y प्लस y डैश। ग्राम्स। तो अब कुछ नहीं, अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 का यूज करें, कंसेंट्रेशन टर्म जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसका यूज करें। जब हमें सॉल्यूट की क्वांटिटी पता है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी पता है, पूरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी पता है, तो अब आप इसकी मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वेट, पीपीएम, पीपीवी, व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा। बस फर्क इतना है कि अब हमें ये जो डाटा है, शुगर और वाटर का डाटा है, ये हमें किसी तरीके से फर्स्ट सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट कर पाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स आई एम गिविंग यू डाटा दैट 300 ग्राम 10% weight by weight sugar, or sugar is, let's say, glucose, is mixed with 500 grams 20% weight by weight sugar. तो मैंने आपको पहले सॉल्यूशन के बारे में भी डाटा दे दिया, दूसरे सॉल्यूशन के बारे में भी डाटा दे दिया। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हो, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, कि जब भी कभी किसी
परसेंटेज वेट बाय वेट के साथ मास दिया होता है, ये मास किसका होता है? क्या शुगर का मास है, वाटर का मास है, या पूरे सोल्यूशन का मास है? 300 ग्राम 10% वेट बाय वेट, दिस इज द मास ऑफ कंप्लीट फर्स्ट सोल्यूशन। जो भी यहाँ पे मास दिया होगा कंसंट्रेशन टर्म के साथ, वो पूरे सोल्यूशन का मास है। तो हमें ये पता लग गया कि फर्स्ट सोल्यूशन का मास 300 ग्राम। तो फिर इस 10% का क्या रोल है? ये 10% हमें क्या बता रहा है? 10% ऑफ 300 का 10%, दिस इज टेलिंग यू मास ऑफ शुगर विच इज 30 ग्राम। तो अब आप बता दो मेरे को वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? अगर सॉल्यूशन का मास 300 ग्राम है जिसका 10% 30 ग्राम शुगर है, सो दिस इज 270 ग्राम। बिल्कुल। नाउ आई हैव अनदर सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से देखो, उसमें बताया 500 ग्राम 20% वेट बाय वेट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर यूज करके बताओ अपनी नॉलेज को, और बताओ सेकंड सॉल्यूशन का मास कितना? सेकंड सॉल्यूशन का मास यहाँ पर इस डाटा में कहीं गिवन है 500 ग्राम। दिस इज 500 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास है। 500 ग्राम अगर पूरे सॉल्यूशन का मास है, तो इस 500 ग्राम सॉल्यूशन का 20% वेट विच विल बी द मास ऑफ शुगर 100 ग्राम। सो दिस इज 100 ग्राम शुगर। इसका मतलब सेकेंड सोल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी 400 ग्राम होगी। तो अब आप बताओ, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे, तो शुगर 30 ग्राम थी और यहाँ 100 ग्राम थी, ये दोनों ऐड होके फाइनल सोल्यूशन में तो ये शुगर 30 प्लस 100 130 ग्राम होगी, और वाटर की क्वांटिटी टोटल 270 प्लस 400, ये टोटल ऐड होके 670 ग्राम होगी। तो अब आप ये भी बता सकते हो कि फाइनल सोल्यूशन का मास कितना है? इस पूरे सोल्यूशन का मास 130 प्लस 670 विच इज 800 ग्राम। जो आप सीधा बोल सकते हो, सर दिस इज 500 ग्राम सोल्यूशन, दिस इज 300 ग्राम, सो फाइनल सोल्यूशन इज 800 ग्राम। अब सपोज अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सोल्यूशन में आपको सॉल्यूट का मास भी मालूम है, सॉल्वेंट का मास भी मालूम है, सॉल्यूशन का भी मास मालूम है, नाउ कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ शुगर इन द फाइनल सोल्यूशन। तो आपने ये निकालना सीखा, कैसे निकालोगे? टोटल 800 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी 130, तो अब आपको इसकी परसेंटेज बतानी है। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? परसेंटेज वेट बाय वेट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. So this will be 130 gram solute is present in 800 gram solution. This represents 130 by 8%. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मेंस में तो दिख सकते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। कि जब भी कभी हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, पर दोनों का सॉल्यूट अलग अलग, सॉल्यूट सेम है, यहाँ भी शुगर यहाँ भी शुगर, मिक्स करने के बाद शुगर का वेट ऐड हो गया, वाटर का वेट ऐड हो गया। पर देखो ये चीज गलतियां कहाँ पर करती हैं? बच्चे गलतियां यहाँ करते हैं, ये दे डोंट नो कि ये मास किसका है, वो सीधा मानते हैं ये शुगर का मास है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज सॉल्यूशन का मास है, जिसका 10% सॉल्यूट का मास हो, रिमेनिंग सॉल्वेंट का। तो अगर आपके पास इसी तरीके से मैंने अगर एक से ज्यादा 3 सोल्यूशन लिए होते, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों शुगर के होते, तब आप क्या करते? कोई चेंज होता? सेम चीज करते, सेम, बस शुगर का मास टोटल ऑन ऐड ऑन होता, वाटर का मास टोटल ऑन ऐड ऑन होता, फाइनली आप परसेंटेज वेट बाय वेट बिल्कुल इसी तरीके से निकालते। मान लो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में ये कहा होता, फाइंड मोलैलिटी ऑफ शुगर इन द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन मतलब आफ्टर मिक्सिंग, जो नया सोल्यूशन बन रहा है, इसमें मोलैलिटी फाइंड करें। तो मोलैलिटी का रिलेशन हमने क्या पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इन 2000,
बिकॉज हमें इवेंचुअली इस सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम मिले। तो अब आप यहाँ पे चेक करो कि आपके पास टोटल शुगर के बारे में मास मालूम है, पर हमें मास नहीं चाहिए, हमें तो मोल चाहिए। तो हमें डेफिनेटली इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हमें इसके मोलर मास बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें शुगर का मास पता है, उसके अगर मॉलिक्यूलर मास पता लग जाए तभी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 130 ग्राम मास ऑफ द शुगर अपॉन इट्स मोलर मास। इसका जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे 180 आएगा, क्योंकि C6H12O6 है। तो कार्बन का एटॉमिक मास इज 12 इंटू 6, हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 6, इट कम्स आउट टू बी 180। तो 130 ग्राम मास ऑफ शुगर डिवाइड बाय 180, दैट इज द मोलर मास, अपॉन mass of solvent in the final solution is 670 gram into 1000. So this is so simple कि जब हमें कभी कोई ये भी कह दे ना कि हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, बस आपके पास किसी तरीके से फर्स्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास आइडेंटिफाई हो जाए, फर्स्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिल जाए, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नथिंग टू पैनिक एट ऑल। और इस तरह के क्वेश्चन से आई डोंट नो क्यों बच्चे डरते हैं, जबकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और फ्री के 4 मार्क्स होते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई मेंस हो। तो अब आप जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैंने इस फाइनल सॉल्यूशन में आपसे पूछा होता बताओ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आप कैसे निकालते हैं, आप वो कैलकुलेट करके व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द फाइनल सॉल्यूशन। बिल्कुल गलत। हाँ जी, कोई आंसर आया मोल फ्रैक्शन का? ओके चलो चेक करते हैं, लेट्स चेक मोल फ्रैक्शन। जिसका सिंबल था कैपिटल X, तो वो कैसे मिलेगा, शुगर के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इन द फाइनल सॉल्यूशन डिवाइड बाय total moles of sugar and water। शुगर के मोल्स कितने आएंगे, 130 ग्राम मास है, डिवाइड बाय 180। 130 ग्राम इज मोल्स ऑफ शुगर, 130 ग्राम इज मास ऑफ शुगर, डिवाइड बाय 180, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, डिवाइडेड बाय दिस मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर। कैसे बनाओगे, वाटर का मास है 670 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 80। सो यहां से जब आप सॉल्व करोगे इस कैलकुलेशन को तो आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा। सो दिस आई कैन राइट, ओके दिस आई कैन राइट इट एज 1/1 प्लस 670 बाय 80 इंटू 180 बाय 130। तो यहां से ये 10, दिस इज कैंसल, so this is 1/1 plus 67 by 13, and what is 13 plus 67? 80. So this can be written as 13 by 80, यानी कि अक्षत ने ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही की थी। 13 by 80 is the mole fraction of sugar. Very good अक्षत। Any doubt, any query up to here? Any doubt, any query? Can we proceed? I am not getting any answer from you. Okay. So let us suppose now I am going to take it to the some another kind, इसमें थोड़ी वैरायटी चेंज करें। अभी तक मैंने सॉल्यूट सेम रखे, शुगर और शुगर दोनों सॉल्यूशंस में। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन में सॉल्ट डाल दिया और दूसरे सॉल्यूशन में शुगर डाल दिया, तो सॉल्ट और शुगर अब दो डिफरेंट सॉल्यूशन। तो मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास एक सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर और दूसरे सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्ट है,
और जब मैं इसको मिक्स कर दूंगा तो क्या सॉल्ट की क्वांटिटी 40 ग्राम हो जाएगी? नहीं ना, अब तो 20-20 रहेगा। शुगर की क्वांटिटी भी 20 रहेगी, बिकॉज नाउ यू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूट, यू कैनॉट ऐड द मास ऑफ सोल्यूट, बट डेफिनेटली वाटर का मास तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितना सॉल्वेंट फर्स्ट बीकर में और जितना सॉल्वेंट सेकंड बीकर में, वो है तो सेम सॉल्वेंट वाटर। तो आप सॉल्वेंट का मास तो ऐड कर सकते हो, बट आप सॉल्यूट का मास ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूट डिफरेंट हो चुके हैं दोनों बीकर्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने ऐसा बोला था 300 ग्राम 10% वेट बाय वेट sugar, its molar mass is 180. It is mixed with 500 gram 20% weight by weight urea. Its molar mass is 60. तो आप सेम क्वेश्चन करके दिखाओ, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, what will be the molality in final solution? What will be the percentage weight by weight of each solute in the final solution? क्योंकि अब आपके पास एक से ज्यादा solute है, तो molality with respect to दोनों solute आपको different identify करनी। So हमारे पास first solution में, so we have a beaker जिसमें हमने एक sugar solution रखा है, और इस sugar solution का total mass है 300 ग्राम। This is mass of solution which is 300 ग्राम, जिसका 10% यानी कि 300 का 10% mass 30 ग्राम is the mass of sugar। और अगर मैं इसमें वाटर की क्वांटिटी देखूं तो 270 ग्राम वाटर होगा। ये फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। अब सेम इंफॉर्मेशन सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन के बारे में हमें क्या डाटा दिया? 500 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन का मास 500 ग्राम, जिसका 20% मास यूरिया सॉल्यूट का, यानी कि कितना आ जाएगा? 100 ग्राम यूरिया सॉल्यूट, रिमेनिंग 400 ग्राम वाटर। हमने इनको मिक्स कर दिया, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके इस मिक्सचर में जो फाइनल सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन में अपने पास क्या क्या आ चुके हैं? 30 ग्राम शुगर आ जाएगी, 100 ग्राम यूरिया आ जाएगा, दो डिफरेंट सॉल्यूट्स आ गए। आप उनका मास ऐड नहीं करोगे, लेकिन वाटर का मास 270 प्लस 400, वो तो 670 आप ऐड कर सकते हो। सो फाइनली मास ऑफ शुगर इज 30 ग्राम, मास ऑफ यूरिया इज 100 ग्राम, मास ऑफ वाटर 670 ग्राम। तो मुझे बताओ टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? टोटल सॉल्यूशन का मास तो अभी भी 800 ही आएगा, क्योंकि 300 ग्राम सॉल्यूशन प्लस 500 ग्राम विल मेक इट 800 ग्राम सॉल्यूशन। अब आपको 800 ग्राम सॉल्यूशन में जब शुगर का मास पता है, यूरिया का मास पता है, तो अब आपको इस डाटा से मुझे इसकी मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तीनों चीजें कैलकुलेट करके देनी। What is the mass fraction with respect to sugar? What is the mass fraction with respect to urea? What is the mole fraction with respect to sugar? What is mole fraction with respect to urea? What is molality with respect to sugar? What is molality with respect to urea? मुझे 6 पार्ट्स का आंसर है। विद रिस्पेक्ट टू शुगर, तो हम क्या करेंगे? शुगर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ शुगर
डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सो दैट विल बी हाउ मच? शुगर का मास है 30 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन का मास है 800 ग्राम। सो दिस विल बी 3/80। अब अगर कोई कहते मास फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/80? 1 में से मास फ्रैक्शन माइनस कर दो शुगर का, ये लिख सकता हूँ? देखा किसी ने कहा ना यस, नहीं, क्योंकि ये तब कर सकता था जब अगर इस सॉल्यूशन में सिर्फ शुगर और वाटर दो कंपोनेंट होते। अगर सिर्फ शुगर और वाटर दो कंपोनेंट होते तब कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यूरिया का मास फ्रैक्शन भी तो ऐड होगा। सो यूरिया का मास फ्रैक्शन of urea will be mass of urea divided by total mass of solution. Mixture बिल्कुल तब कर सकते हैं। So this will be how much? 100 by 80, that is 10/8, 1/8। अब आप बोल सकते हो कि सर इन दोनों का मास फ्रैक्शन ऐड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो वाटर का मास फ्रैक्शन आ गया। सो मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 1 माइनस 3/80 प्लस 10/80 कर दो, क्योंकि इसे मैं 10/80 कर सकता हूँ। ये क्या बन जाएगा 13/80, 1 माइनस 13/80। कितना बनेगा 67/80। अब हमें सबकी मास फ्रैक्शन मिल चुकी है। नाउ टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट विद रिस्पेक्ट टू शुगर? क्या किया था हमने? जब मास फ्रैक्शन हमारे पास आ जाती है तो इसको क्या करने से डायरेक्ट परसेंटेज वेट बाय वेट मिलेगी? इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज इट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, total mass of solution divided by total mass of solution 800, mass of solute by mass of solution into 100, या फिर सीधा mass fraction into 100। so percentage weight by weight of urea, that will be 1/8 into 100, because mass fraction when multiplied by 100 gives you percentage weight by weight। so percentage weight by weight of water will be 67/80 times। तो हमें सबकी मास फ्रैक्शन मिल गई, सबकी परसेंटेज वेट बाय वेट मिल गई। अब अगर कोई मुझे कहे मोलैलिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू शुगर, यानी कि हमें शुगर की रिस्पेक्ट में मोलैलिटी बता दी, तो न्यूमरेटर में किसके मोल्स रखने पड़ेंगे? मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते थे? 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है, तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है? पहले ये तो देखें कि हमारे पास सॉल्वेंट है कितना टोटल। हमारे पास तो सॉल्वेंट 670 ग्राम, उस 670 ग्राम में 30 ग्राम शुगर है, तो पहले शुगर के मोल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें मोलैलिटी को सॉल्यूट के मोल्स से मतलब है, मास से मतलब नहीं है। सो दैट इज मोल्स ऑफ शुगर dissolved in 1 kilogram of solvent, so divided by mass of solvent करना पड़ेगा किलोग्राम में, mass of solvent in kg। तो अब मैं ये लिखूंगा moles of sugar कैसे निकालूं? शुगर का मोलर मास गिवन है 180 और मास ऑफ शुगर है 30, so I can write it as 30/180, this is number of moles of sugar। सॉल्वेंट का मास है 670 ग्राम, तो उसे किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000, सो दिस विल बी 30 into 1000 डिवाइड बाय 180 into 670। यहाँ से आप इसकी मोलैलिटी निकालोगे। और अगर आपसे किसी ने पूछा मोलैलिटी के यूनिट्स बताओ, तो मोल्स के यूनिट्स मोल्स पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल पर केजी, यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी। तो जल्दी से मुझे यूरिया की रिस्पेक्ट में मोलैलिटी बताओ कितनी आएगी? हाँ बोलो। करेक्ट। डेफिनेशन क्या थी? क्यों डेफिनेशन क्या थी? 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है? अरे हाँ, तो पहली बात तो डेफिनेशन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट
कौन से सॉल्यूट की बात हो रही है? शुगर। डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज द यूरिया सॉल्वेंट। फिर तो वाटर है ना सॉल्वेंट हमारा, समथिंग विच इज टेकन इन एक्सेस। तो हमें वाटर के 1 kg क्वांटिटी में सॉल्यूट के मोल्स बता दिए, इसीलिए तो हम सॉल्वेंट के मास से डिवाइड करें जिसमें वाटर काउंट होगा, यूरिया नहीं, क्योंकि यूरिया इज ए जस्ट अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन। ओके, ओके, जो भी आएगा कैलकुलेशन से देख ले। सो मोलैलिटी with respect to urea, how will you calculate? Moles of urea divide by mass of solvent in kg। यूरिया के मोल्स कैसे निकालो? यूरिया का मास 100 पता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास 60 डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मास विच इज 670, बट हमें इसे किलोग्राम में रखना, डिवाइड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। सो दिस इज 100 बाय 60 इनटू 1000 बाय 670 यूनिट्स मोल्स पर केजी। यूनिट्स इग्नोर नहीं करनी, क्योंकि मोल्स के यूनिट्स मोल्स, बट मास हम सॉल्वेंट का किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। सो मोल्स पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको 2 सॉल्यूशंस या 3 सॉल्यूशंस मिक्स करने को बोल दिए जाए? ओके, गुड। अब एक क्वेश्चन इसी तरह का और करके देखिए। Mixed with 200 gram 10% weight by weight sugar and resulting solution has 3% weight by weight sugar, let's say 7% weight by weight sugar. What is percentage weight by weight of sugar in the first solution? अब कैसे करोगे? आपके पास एक सोल्यूशन है 500 ग्राम का शुगर सोल्यूशन, उसमें उसको मिक्स किया 200 ग्राम 10% वेट बाय वेट शुगर। मिक्स करने के बाद फाइनल सोल्यूशन में शुगर की परसेंटेज वेट बाय वेट है 7। आपको ये बताना है व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ शुगर इन द फर्स्ट सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन में शुगर की कितनी परसेंट वेट बाय वेट?
29/5%, ऑलमोस्ट 5.8%. तो हमें सबसे पहले तो फर्स्ट सोल्यूशन के बारे में ये नहीं बताया कि शुगर का मास कितना है, हमें ये तो बता दिया टोटल सोल्यूशन का मास 500 ग्राम. तो मैं यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करता कि मैं ये मान लेता हूँ कि ये x% वेट बाय वेट शुगर. तो शुगर की मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट जो फर्स्ट सोल्यूशन किया वो मैंने x अज्यूम कर लिया. तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया कि इस सोल्यूशन का अगर क्वांटिटी का 500 ग्राम शुगर सोल्यूशन है, और अगर बाय चांस ये भी ध्यान रखना अगर मैंने यहाँ ऐसे लिखा होता 500 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड विद दिस, तो आपको अगर उन्होंने बोला ना परसेंटेज वेट बाय वेट शुगर की निकालो, तो बाय डिफॉल्ट आपने ये मानना है कि ये मास शुगर के सोल्यूशन का है, सिर्फ सोल्यूट का मास नहीं है. अगर उन्होंने परसेंटेज वेट बाय वेट शुगर की पूछी है ना, तो बाय डिफॉल्ट मान लेना कि ये सोल्यूशन का मास है, भले उन्होंने 500 ग्राम शुगर दी, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो बाय डिफॉल्ट मान लेना कि ये सोल्यूशन का मास है. तो 500 ग्राम इज द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन जिसका x% शुगर का मास है, यानी कि शुगर की क्वांटिटी एज ए सोल्यूट, मास ऑफ शुगर एज ए सोल्यूट is 500 into x by 100. So this is 5x gram sugar. In the first solution there is a 5x gram. Second solution का मास 200 ग्राम. 200 का 10% is 20 ग्राम. तो 20 ग्राम शुगर की क्वांटिटी एज ए सोल्यूट सेकेंड सोल्यूशन. जब आप दोनों सॉल्यूशंस मिक्स करोगे तो टोटल मास ऑफ शुगर एज ए सोल्यूट कितना आ जाएगा 5x प्लस 20, 200 का 10% इज 20 ग्राम. टोटल मास ऑफ सोल्यूशन तो 500 प्लस 200 700 ग्राम सोल्यूशन का मास. सो मास ऑफ द टोटल सोल्यूशन इज 700 ग्राम. तो व्हाट विल बी, हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ शुगर? solute का मास which is 5x plus 20, solute का मास divided by total solution का मास 700 into 100 is 7%. Identify x. You will get this much percent. Any doubt to anyone? Okay. अब हम चल रहे अपने नेक्स्ट कॉलम पे, वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. हमने अपने लास्ट क्लास में मास डिपेंडेंट टर्म्स सीखी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म. जिसमें हमने 3 डेफिनेशन सीखी. मोलैरिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका सिंबल है कैपिटल है. स्ट्रेंथ जिसके यूनिट्स है ग्राम्स पर लीटर, एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एंड अनदर इज नॉर्मेलिटी जो आप 12th क्लास में सीखोगे. दीज आर वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स. व्हाई आई एम कॉलिंग देम एज वॉल्यूम डिपेंडेंट? बिकॉज इनको पूरे सॉल्यूशन के, पर ये ध्यान रखना सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, सॉल्यूट के वॉल्यूम सॉल्वेंट के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं. अगर इनको किसी के वॉल्यूम से मतलब है तो पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से इन सब का कंसर्न. क्योंकि ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जब वॉल्यूम डिपेंडेंट लिखा है, मास डिपेंडेंट लिखा है, तो किसका वॉल्यूम डिपेंडेंट, किसका मास डिपेंडेंट? ओवरऑल सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ? पहले स्ट्रेंथ, मैं इसके बारे में पहले आपको एक शॉर्टकट टाइप के फॉर्मूलाज बता रहा हूँ जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पर डेफिनेशन समझने के बाद. मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. दिस इज मोलैरिटी. यानी कि ये फॉर्मूला आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए ना, जैसे आप बच्चे
a+b² का फॉर्मूला कभी नहीं भूले, आप ये कभी नहीं भूले। साइन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये फॉर्मूला तो आपको लाइक इस तरीके से आपको माइंड में स्टोर होना चाहिए कि जस्ट लाइक अगर चलते हुए भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज मोलैरिटी, तो आप उसका एटलीस्ट फॉर्मूला बता सकें, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत जल्दी लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स आंसर देना, तो आपको हैबिट होनी चाहिए ये चीज उसके फॉर्मूला की। क्या फॉर्मूला, ये देखो, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी multiply by volume of solution in liter is number of moles of solute। मतलब मैं ये हैबिट डलवाना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैंने कभी ऐसे बोला ना 3 लीटर 2 मोलर यूरिया, कभी भी आपके सामने जब भी कभी मोलैरिटी का जिक्र होगा ना इस लैंग्वेज में होगा, पहले लीटर बोले होंगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम, और फिर यूरिया विच इज सॉल्यूट, उसकी मोलैरिटी बताई होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी को वॉल्यूम से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, हमें यूरिया के मोल्स मिल जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स मिलेंगे। तो मैं सीधा ये चाहता हूं कि आपको पहले तो ये करना आना चाहिए 3 × 2 = 6 मोल्स यूरिया। बाई चांस अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं 5 मोल यूरिया एंड वी हैव सॉल्यूशन 5 लीटर सॉल्यूशन, तो आपको फटाफट ये दिमाग में होना चाहिए कि सर मोल्स 5 है, वॉल्यूम 5 है, इसका मतलब कि मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू यूरिया इज 1, क्योंकि अगर आपको मोल्स पता है 5, लीटर्स पता है 5, तो 5/5 इज 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। बट व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है if बहुत इंपॉर्टेंट है, if we have 1 liter solution, 1 liter solution, if we have 1 liter solution, then how many moles of solutes are present? How many moles of solute are present in 1 liter solution? अगर सोल्यूशन 1 लीटर, पर रियलिटी में सोल्यूशन 1 लीटर नहीं है, रियलिटी में सोल्यूशन आपके पास 5 लीटर, 5 लीटर सोल्यूशन में अगर 5 मोल यूरिया के हैं तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल हैं, तो ऑब्वियसली आप डिवाइड तो करोगे। अगर 5 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल यूरिया, तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल यूरिया, तो आप क्या करोगे, 5 को 5 से डिवाइड, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। सो दैट इज दैट सिंपल डेफिनेशन कि 1 लीटर सोल्यूशन अगर इफ रियलिटी में सोल्यूशन 2 लीटर, 2.5 लीटर, आधा लीटर, 350 ml कुछ भी हो सकता है, पर 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो उसको उस टर्म को कहते हैं मोलैरिटी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं कि आई हैव, लेट्स से आई एम सेइंग 30 ग्राम यूरिया dissolved in 500 ml solution, और मैंने पूछा व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू यूरिया। तो मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि आप ये जानते हो कि आधा लीटर सोल्यूशन में, दिस इज हाफ लीटर सोल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml होता है, तो आधे लीटर सोल्यूशन में अगर 30 ग्राम यूरिया, तो बताओ कि मोलैरिटी कितनी होगी, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन अगर होता, अगर ऐसा सोल्यूशन का 1 लीटर क्वांटिटी हमारे पास होती, तो उसमें यूरिया के कितने मोल्स होंगे। डेफिनेशन मोलैरिटी की क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल यूरिया। तो बेसिकली आप क्या करते, आप पहले यहां से यूरिया के मोल निकालते, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 16, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 16। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि ये अगर यूरिया का मास है उसे मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स बनाते हैं, तो मोल्स ऑफ यूरिया अपने पास 30/60 होते हैं, हाफ, पर ये हाफ मोल कितने लीटर सोल्यूशन में, आधा लीटर, मैंने इसे लीटर में बात करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हाउ मच वी हैव, हाफ लीटर। तो हम क्या कहते, हम ये कहते हाफ लीटर सोल्यूशन में
in half liter solution we have half mole solute. But molarity को किससे मतलब है? 1 liter solution से. So then 1 liter solution will have how many mole solute? अब क्या करते हैं? half mole solute को half से divide कर देते हैं. तो क्या आएगा? 1 molarity. This answer will be 1. पर इसके यूनिट्स क्या बोलते हैं? ऊपर आपने मोल रखे हैं, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में रखा है. तो कैन यू टेल मी द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी? मोल पर लीटर. 1 मोल पर लीटर. सो 1 मोल पर लीटर इज कॉल्ड 1 मोलर, जिसको ऐसे दिखाया जाता है कैपिटल एम से. पर अगर कोई पूछे कि ये मोल किसके हैं, आप बोलोगे सॉल्यूट के. अगर मैं ये पूछूं लीटर किसके लिए लिया, आप बोलोगे सोल्यूशन का वॉल्यूम. ये वॉल्यूम सोल्यूशन का है, पर मोल्स किसके हैं? सोल्यूट के. सो मोलैरिटी इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन में. तो आधा लीटर सोल्यूशन में अगर आधा मोल सोल्यूट थे, तो फिर 1 लीटर सोल्यूशन में कितने? इसके लिए आप डायरेक्ट अब हमेशा ही हैबिट डालोगे कि कभी भी आपको अगर मोलैरिटी बोल दी गई है और आपको पता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट को सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट करनी आनी चाहिए. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स ऑफ सोल्यूट. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा बोल दिया, आई हैव 0.2 लीटर 2 मोलर ग्लूकोज. तो यहां से आप मुझे डायरेक्टली क्या बता सकते हो? ये मोलैरिटी सॉल्यूशन की है, ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी कैपिटल एम इज मोलैरिटी, पर इसका वॉल्यूम 0.2 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. तो आप यहां से मुझे डायरेक्ट क्या बता सकते हो अगर आपको मोलैरिटी पता और वॉल्यूम पता हो? नंबर ऑफ मोल्स. तो आप बोलोगे सर इस डाटा से जब भी मोलैरिटी और वॉल्यूम का डाटा होगा, सबसे पहले हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे. मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 into 2, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.2 लीटर है, मोलैरिटी 2 मोलर है. सो डायरेक्टली यू कैन से 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0.4. Why 0.4? इसको अगर आप कोई कहे कि सर लॉजिकली समझाओ, तो मैं बोलूंगा मोलैरिटी 2 का मतलब है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन होता, 1 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल ग्लूकोज होता. ये डेफिनेशन मोलैरिटी. 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल ग्लूकोज? जितने मोल ग्लूकोज वही मोलैरिटी है. और सोल्यूशन 1 लीटर नहीं है, सोल्यूशन तो 0.2 लीटर है. सो इन 0.2 लीटर सोल्यूशन हाउ मेनी मोल्स वी विल हैव? 2 into 0.2 which is 0.4. Is that clear? Molarity का significance. जल्दी से नोट करो कि हमें मोलैरिटी कैसे फाइंड करनी आनी चाहिए. सो इफ वी नो सॉल्यूट का, अगर हमें सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्यूट के मोल्स पहले बनो, फिर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करो, मोलैरिटी मिलेगी. Can I erase? Have you noted? Okay. अब आ जाओ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है? हाउ मच ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अच्छा, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या सीखी थी आपने? व्हाट इज द मोलैरिटी, मीनिंग ऑफ मोलैरिटी? How many moles of solute are present in 1 liter solution? Now I am saying 1 liter solution is the same, but उसमें मुझे बताओ solute के मास कितना है? That quantity is called strength. यानी कि यहाँ solute के मास की बात हो रही, पर सेम 1 लीटर solution. जो हमने पहले बात की थी
वो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स थे। तो यहां हम बात करते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। पर क्या रियलिटी में सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है क्या? नहीं, सोल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। दिस इज ओनली जस्ट टू कैलकुलेट द यूनिटरी मेथड। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें क्वांटिटी निकालनी, तभी तो उसे कंसंट्रेशन कहेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सोल्यूट की क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने आपको कभी ऐसे डाटा दिया, ये देखो, मैंने आपको बोला आई हैव 0.2 ग्राम सोल्यूट यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml सॉल्यूशन, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास मैंने दे दिया 60। तो क्या आप मुझे इस डाटा से यूनिटरी मेथड लगा के उसकी मोलैरिटी निकाल के दे सकते हो कि मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू यूरिया कितनी है? व्हाट विल बी द मोलैरिटी? with respect to urea, and second, what will be the strength of solution with respect to urea? सबसे पहले मोलैरिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मोल। सबसे पहले मोलैरिटी के लिए मोल पता हो, किसके? यूरिया के मोल्स। तो यूरिया के मोल्स, अगर यूरिया का मास पता है और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो मैं सीधा पहले बनाऊंगा मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया के मोल्स इज 0.2 ग्राम मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये मोल्स आ गए यूरिया। पर ये मोल्स 200 ml सॉल्यूशन में है। मुझे 200 ml सॉल्यूशन से मतलब नहीं, मुझे तो 1 लीटर सॉल्यूशन से मतलब है मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। In order to find the molarity, I am supposed to calculate how many moles of solute are present in 1 liter solution. तो अब मैं वापस ये से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देता हूँ इन लीटर, बट ये मिलीलीटर था। उसे लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। बच्चे 1000 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, ये मिस्टेक बहुत कॉमनली बच्चे करते हैं। वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया, उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। सो दिस विल बी हाउ मच? 0.2 into 1000 by 200 into 60। कितना आएगा आंसर यहाँ से? 1/60 is molarity। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ बताओ। अब देखो, स्ट्रेंथ की यूनिट यहाँ पे गलत बता दी बच्चे ने। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है? हमारा सोल्यूशन तो 200 ml है ना, तो 200 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है? 0.2 ग्राम। अगर मुझे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो मुझे 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है ये पता करना है। तो फिर 1 लीटर सोल्यूशन के लिए अगर मुझे चेक करना हो, दिस इज हाउ मेनी लीटर? 200/1000 which is 0.2 लीटर। 0.2 लीटर सोल्यूशन में 0.2 ग्राम है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में हाउ मेनी ग्राम सोल्यूट विल बी देयर? 0.2/0.2 which is 1 ग्राम सोल्यूट। तो अगर कोई मुझे कहे कि स्ट्रेंथ बताओ, तो मैं बोलूंगा 1 ग्राम सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। सो स्ट्रेंथ के यूनिट्स 1 ग्राम पर लीटर, क्योंकि ये मास था सोल्यूट का, ये मास है जिसकी यूनिट है ग्राम, और ये 0.2 क्या है? लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ग्राम पर लीटर। अब मैं यहाँ से आपको एक कनेक्शन दिखाना चाहता हूँ, जो कि मिरेकल वाला कनेक्शन नहीं है, बहुत इजी और कॉमन सेंस वाला कनेक्शन है। मुझे आप ये बताओ, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है? यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60। अगर मैं उसकी मोलैरिटी को जस्ट उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी स्ट्रेंथ निकल आएगी, कि 1/60 into 60 is 1। आप बता सकते हो कि क्यों ऐसा होगा?
क्यों? एग्जैक्टली यहां पर आपने क्या किए थे? मोल्स, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आप इसी नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 कट जाएगा, 0.2 ग्राम मास ही तो रह जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वही तो आप यहाँ पे कर रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मोल बनाया, मोल बनाने के लिए आपने यूरिया के मास को यूरिया के मोलर मास से डिवाइड किया था। अगर मैं यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देता, ये मोल्स है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ये कैंसल आउट होके यूरिया का मास बन गया ना, जो हमने यहाँ पे नीचे उसे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर से डिवाइड कर रहे हो, वही तो हम यहाँ कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप 1 लीटर सॉल्यूशन के मोल निकाल रहे हो, और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास निकालना हो तो मोल्स को तो जस्ट मोलर मास से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं। सो आई रियली थिंक कि आप इस चीज को इजीली समझ सकते हो कि अगर कोई आपको ये कह दे कि अगर हम मोलैरिटी को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्यों कहते हैं कि इट इज स्ट्रेंथ? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी कि व्हाई मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज स्ट्रेंथ? क्योंकि यहां अपने मोल्स रखे लेकिन हमें यहां मास रखना है, तो अगर मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर तो सारा आपके पास मोलैरिटी है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दो तो दैट विल बी कम आउट टू बी द स्ट्रेंथ। इसलिए इनका आपस का कनेक्शन पता होना चाहिए कि भाई अगर मोलैरिटी पता है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेंथ मिल जाएगी डायरेक्ट। इन दो टर्म्स में किसी को डाउट? एनी डाउट इन दीस टू टर्म्स? ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टर्म पे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। उसकी डेफिनेशन पे पहले चलते हैं। कैन आई इरेज इट? बिल्कुल, वेरी गुड, सिंपल। नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, कोई सिंबल यूज के लिए, बस सिंपल स्ट्रेंथ। मोलैरिटी के लिए सिंबल असाइन किया गया, मोलैरिटी के लिए की स्ट्रेंथ जब भी दी होगी, स्ट्रेंथ जब भी दी होगी उसके यूनिट्स ग्राम पर लीटर होगी। अभी कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, क्या कह रहे थे? नहीं, अपनी मर्जी से हमने कोई सिंबल नहीं दिया। नाउ व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? तो हाउ इट इज डिफाइंड इज हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट। फिर से देखो क्या चीज आ गई, सॉल्यूट की क्वांटिटी, हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की कितनी मात्रा डिसॉल्व है, किसमें? इन 100 ml सॉल्यूशन। Why I am talking of 100 figure? Because हम परसेंटेज की बात करें। तो अगर कोई हमसे ये कहते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, अगर आपको डेफिनेशन दिमाग में फिट बैठे ना, आप कोई भी टर्म निकाल सकते। पर रियलिटी में सॉल्यूशन 100 ml नहीं है। रियलिटी में सॉल्यूशन 1 लीटर, 2 लीटर, 350 ml, 400 ml कुछ भी हो सकता है। अगर 100 ml सॉल्यूशन हो तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि सपोज 30 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास 60 है इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml सॉल्यूशन। जो अभी हमने डाटा लिया था, सेम डाटा हमने लिया था। अगर कोई मुझे ये कहता है कि हाउ मच इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, यानी कि वो मेरे से ये पूछ रहा है कि अगर ये सॉल्यूशन 100 ml होता तो उसमें सॉल्यूट कितने ग्राम होता? ये तो 200 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया है, तो 100 ग्राम का अगर 100 ml अगर सॉल्यूशन होता तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट होता? आप बोलते सर आधा कर दो, 200 मिलीलीटर में 30 ग्राम है तो फिर 100 मिलीलीटर में 15 ग्राम है। वो जो 15 का फिगर आता है उसका यूनिट क्या होता है? 15% वेट बाय वॉल्यूम। 15 ग्राम पर ml इंटू 100 भी तो हुआ है ना, तो उसको डायरेक्ट आप बोलोगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो अब आप बोलोगे कि 15 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में, दैट इज बेसिकली दिस फिगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सो आई कैन राइट इट एज 200 ml solution has
30 gram urea, then in 100 ml solution, how much mass is present? How much mass of solute is present? Don't forget mass of solute, not the mass of solution. 100 ml solution में कितने ग्राम solute है? 30 by 200 into 100, 15 ग्राम यूरिया. और 100 ml solution में जितनी क्वांटिटी यूरिया की होगी वही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहलाती है. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड एज यूरिया का मास, मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय 200 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय. एक्चुअल में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, मैथ्स डिग्री यूनिटरी मेथड. सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100 कर दो, वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है. अब अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे इसका रिलेशन इन सबसे बना, आप मुझे ये बता सकते हो ये स्ट्रेंथ कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की थी, कितने वॉल्यूम में? यानी कि 1000 ml. 1000 ml की ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है 100 ml की. अगर 100 ml की क्वांटिटी आपको पता हो तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 1000 ml की नहीं हो जाएगी. अगर मैं बोलूं कि 100 ml में 30 ग्राम तो 1000 ml में 300 ग्राम. आर यू गेटिंग दिस? अगर मैं ये बोलूं 200 ml में, अगर 200 ml में 10 ग्राम तो 2000 ml में 100 ग्राम. यानी कि मैं सीधा ये कर सकता हूं कि भाई अगर आपको स्ट्रेंथ का आइडिया है या आपके पास अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो जस्ट इसे जो भी आंसर आए उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी. क्यों 10 से? स्ट्रेंथ क्या, दोबारा बोलो. नॉर्मेलिटी कहाँ हमने बोली? अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं की नॉर्मेलिटी. हम तो इनका आपस में रिलेशन बना रहे हैं कि यदि हमें कोई सवाल में ये बोल दे ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, फाइंड द स्ट्रेंथ, फाइंड द मोलैरिटी, तो बेसिकली मैं ये कनेक्शन जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर आपको स्ट्रेंथ पता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो अगर आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे बताओ अभी हमने क्या ट्रिक किया था पहले, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन बनाने के. और अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए तो अगर मैंने स्ट्रेंथ आपको बता दी और मोलैरिटी भी जाना है तो क्या कर दूं? सीधा डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. लेकिन सॉल्यूट का, ये नहीं भूलना, सॉल्यूट का. अगर मुझे स्ट्रेंथ से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से स्ट्रेंथ पे आना हो, इनटू 10. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेंथ आ जाएगी. स्ट्रेंथ को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, मोलैरिटी है. यानी कि मैं ये क्यों करवा रहा हूं? ताकि आप जब भी कभी ये क्वेश्चन ऐसा है तो आप बिल्कुल किसी कंफ्यूजन में नहीं फंसोगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. मान लो मैंने आपको ऐसा दिया 200 ml 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया, ऐसे डाटा दिया. सबसे पहले जब भी मैंने ऐसे डाटा दिया ना तो इसको पहले कोड वर्ड निकालो, इसको डी कोड करो, ये लाइन कहना क्या चाह रहा है. आपको ये पता होना चाहिए कि ये वॉल्यूम किसका है, यूरिया का नहीं है, सॉल्यूशन का. ये यूरिया सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml. सॉल्यूशन which is 0.2 लीटर. इसका 10% क्वांटिटी अगर मैं कर दूं, 200 का 10%, तो ये 20 W लिखा ना ऊपर, W ग्राम आ गए यूरिया. क्योंकि अभी आप देखो इसी में इसको फिट करो, 10% अगर वेट बाय वॉल्यूम है 10%. सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 200 ml है तो सॉल्यूट का मास बताओ कितना आएगा. अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml है उसका 10% अगर निकालोगे तो सॉल्यूट का मास 20 ग्राम ही तो आएगा. मानते हो या नहीं मानते? अगर हमें ये 200 ml वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन और 10% वेट बाय वॉल्यूम गिवन है तो सॉल्यूट का मास 200 इंटू 10 बाय 100 ही करो.
तो ये सेम परसेंटेज वेट बाय वेट की तरह, जब मैं वेट बाय वेट लिखता था ना, यहाँ पर ऐसे लिखता था 200 ग्राम 10% वेट बाय वेट यूरिया, तब आप ये 200 ग्राम किसका मास लेते थे? सॉल्यूशन का मास, जिसका 10%, क्योंकि ये नीचे W जो लिखा है ना, ये W ये सॉल्यूशन के लिए है, ये जो V लिखा है ये सॉल्यूशन के लिए है। तो W मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो पहले फिगर दी हुई है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहली फिगर मास ऑफ सॉल्यूशन। अब न्यूमरेटर में देखो W ही है, यानी कि जो भी आप इसका 10% निकालोगे या इसका 10% निकालोगे वो यूरिया का मास ही आएगा। क्या आपको ये कोड वर्ड पता लगे? W by V, W by V, ये V किसका रख रहा है? ये V किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, और ये W किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो अगर कभी मैंने आपसे ऐसे बोला होता, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं 30% V by V HCl, तो आप यहां से मुझे क्या समझाओगे कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की? ये V मतलब किसका V? यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब आप कहोगे सर अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, अगर इफ 100 ml सॉल्यूशन में 30 ml HCl मिला है, ये टर्म हम कब यूज करते हैं? जब हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। जैसे मैंने पेप्सी पानी में मिला दी, तो मैं पेप्सी के ग्राम नहीं बोलूंगा, क्योंकि पेप्सी लिक्विड है, मैं उसका वॉल्यूम बताऊंगा, कितने ml पेप्सी मैंने कितने पानी में मिला। तो when you have solute liquid, solvent liquid, then we define this term percentage volume by volume. बट ये बिल्कुल उसी तरह डिकोड करके जैसे यहाँ से डिकोड कर रहे हो। जो डिनोमिनेटर में लिखा है W, that is mass of solution, जो डिनोमिनेटर में लिखा है V, volume of solution, so this is again volume of solution. बट जो भी सोल्यूशन का डाटा ये पहले लिखा जाएगा। अगर 200 ग्राम लिखा है तो सोल्यूशन का मास, 200 ml लिखा है सोल्यूशन का वॉल्यूम, उसका 10% कर दो, 200 का 10% कर दो, न्यूमरेटर वाला W मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास, 200 का 10% कर दो, 20 ग्राम सोल्यूट का मास। क्या आपको ये टर्म को डीकोड करनी आ गई? ये चीजें आप सीख गए। अगर मैंने ऐसे लिखा हो 400 ml 30% V by V, इससे आप क्या मीनिंग निकालोगे? 400 ml कौन है? Who is 400 ml? 400 ml सोल्यूशन में क्या पता लगा? 400 का 30% निकालो, कितना? 400 का 30% कितना होता है? कैलकुलेट करो। 400 का 30% 120, पर 120 की यूनिट क्या बोलूं? न्यूमरेटर में देखो क्या है? V ml। Who is this? ये किसका वॉल्यूम है? HCl कौन है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट का वॉल्यूम। अब मैंने किस पर्पस के लिए ये करवाया? ध्यान से समझो। मान लो मैंने आपको यही डाटा दिया, ये वाला डाटा, ये डाटा आपको क्वेश्चन में दे दिया, 200 ml 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया। अब अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड मोलैरिटी, फाइंड स्ट्रेंथ, और मैंने आपको ये भी दे दिया मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60, तो अब आपने कुछ नहीं करना। अब आपको इस 200 ml से कोई लेना देना नहीं। अगर शॉर्टकट में क्वेश्चन करना है तो आपको 200 ml में कोई लेना देना नहीं। अगर लॉन्ग मेथड से करना है फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। पर शॉर्टकट में मैं क्या चाहता हूं, अब आपको जब उन्होंने दे दिया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में 10, तो अब आप सीधा बस यहां से आंसर दो, कुछ मत करो। अब मुझे बस स्ट्रेंथ बताओ क्या लिखूंगा? 10 into 10 100। तो मुझे यूनिट्स बताओ, स्ट्रेंथ की यूनिट मैंने क्या लिखवाए थे? ग्राम पर लीटर। अब मुझे 100 से मोलैरिटी पे जाना है, तो क्या करूं? डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ 60, सो 100, सो 5/3 मोलर। डायरेक्ट आंसर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है 200 में। ये शॉर्टकट, यू गॉट दिस और नॉट, कि अगर कभी हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रही तो मैं स्ट्रेंथ और
और मोलैरिटी डायरेक्ट बना। फिर अगर मैंने यहाँ वॉल्यूम मेंशन किया हो या ना किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ सिंपल ऐसे लिखा होता ना, इस क्वेश्चन में ये ना लिखा होता, सिर्फ बोलता था 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया, तो अब सीधा तब भी यही करते। मैंने लिखा होता 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 600 ml, उससे कोई लेना देना नहीं। एक बार आपको इन तीनों में से कुछ मिल गया, इन तीनों में से कुछ, तो आप इसी कन्वर्जन मेथड के हिसाब से आप एक टर्म को दूसरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो ये चीज समझ लगी या नहीं? अब आप कभी भी अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया 0.05 मोलर ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास दे दिया मैंने 180, पर मैंने साथ में डाटा दे दिया 3 लीटर 0.05 मोलर ग्लूकोज। पहले तो मुझे इस डाटा से दो चीजें बताओ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन you have from this data, what is the how many moles of urea you have, glucose अगर आपको ये डाटा दे दिया गया तो अब आप मुझे पहले ये दो एंट्रीज करके दो। 3 लीटर वॉल्यूम एंड व्हाट इज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 0.15। अब अगर मैंने ये कहा फाइंड स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, मैंने मोलैरिटी दे दी हुई है, मोलैरिटी दे दी हुई है। तो अब आपको सिर्फ क्या काम करना है, मोलैरिटी दे दी मैंने, स्ट्रेंथ और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा। सो अब मुझे मोलैरिटी की बने क्वेश्चन में 0.05। तो अब बताओ मुझे यहां से स्ट्रेंथ पे आना है तो क्या करूं, एरो की डायरेक्शन का रिवर्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना दिया ग्लूकोज का 180, कितना आएगा आंसर 9 ग्राम पर लीटर। तो आप बोलोगे स्ट्रेंथ इज 9 ग्राम पर लीटर। अब मुझे परसेंटेज वेट में वॉल्यूम पे जाना है, यहां से यहां आना है, डिवाइड बाय 10 0.9% वेट बाय। पर अगर मैंने आपसे डाटा ऐसे पूछ लिया how much glucose is dissolved in 300 ml solution, तो अब आपको इन तीनों में से कोई भी डाटा यूज कर लो, चाहे मोलैरिटी का कर लो, चाहे स्ट्रेंथ का कर लो, चाहे परसेंटेज वेट का कर लो, या फिर जो आपने ये पहले लाइन लिखी हुई। आपको क्या पता है 3 लीटर सोल्यूशन में इतने मोल है, तो बताओ 300 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम ग्लूकोज, ये कैसे मिलेगा? ये आपको पता है कि इतने मोल्स ग्लूकोज के हैं, वो भी 3 लीटर में, इतने मोल 3 लीटर सोल्यूशन में। तो यहां से मुझे बताओ 300 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम ग्लूकोज है, कैसे मिलेगा? तो मैं यूनिटरी मेथड पहले लगा रहा हूं। 3 लीटर सोल्यूशन में, इन 3 लीटर सोल्यूशन वी हैव 0.15 मोल्स। पर मुझे ग्लूकोज के मोल्स नहीं चाहिए, मुझे ग्लूकोज का मास चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 180 मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल बी हाउ मच 2.7। बट ये 3 लीटर में
हमें 300 ml में चाहिए, तो ये 300 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम, 2.7 ग्राम डिवाइड बाय 3 लीटर इंटू ये 300 ml है, इससे पहले लीटर बनाना पड़ेगा, 300 ml डिवाइड बाय 1000, 27. So what will be your answer now? 2.7 gram in the 300 ml solution. क्योंकि 3 लीटर में हमें मोल पता थे, तो हमने मोल से मास निकाल दिया। तो अब हमें 300 ml सोल्यूशन में निकालना है, यूनिटरी मेथड लगा दो, 27 ग्राम इन 3 लीटर, तो 300 ml में कितना, अब इसे मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। आप और बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, आप बहुत सारे, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोल आ गए, फिर मोल के अंदर मास से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि हमें मास चाहिए। अब आप ये बताओ, आपको कंसंट्रेशन टर्म के सारी डेफिनेशंस क्लियर है, जितनी भी हमने फर्स्ट कॉलम मास डिपेंडेंट में किया था और जितना वॉल्यूम डिपेंडेंट में किया। अब मैं इसमें वही काम करने लगा हूँ, इसमें एडवांस लेवल, अब इसमें वही डालने लगा हूँ जो आज हमने क्लास की बिगिनिंग में किया। मैंने आपको मिक्सिंग करवाई थी ना, 2 सॉल्यूशंस की मिक्सिंग, अब मैं वही काम करने लगा हूँ, पर मैं मोलैरिटी के टर्म में करूँगा। आज जो मैंने आपको पहले वाली मिक्सिंग बताई उसमें परसेंटेज वेट बाय वेट को मिक्स करके हमने नए सोल्यूशन का कोई भी टर्म निकाला था जो कि कॉलम 1 से रिलेटेड था। कॉलम 1 कौन सा, मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। पहले एक बार अपना पेज करो जहाँ पे हमने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था और 2 कॉलम बनाए थे, मास डिपेंडेंट टर्म, वॉल्यूम डिपेंडेंट। एक बार उसे खोलो और उसमें चेक करके बताओ कॉलम 1 की टर्म्स में कौन कौन सी टर्म हमने पढ़ी थी। कॉलम 1 में सारी टर्म्स हमने क्या क्या पढ़ी थी, मोलैलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, मास फ्रैक्शन, ppm, ppb, मोल फ्रैक्शन, दे ऑल डिपेंड ऑन मास डिपेंडेंट। वो मास डिपेंडेंट किसका था, वो किसके मास पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन के मास। कॉलम 2 में जो हमने टर्म आज पढ़ी है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, बिकॉज दे ऑल डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप कोई भी फॉर्मूला देख लो, मोलैरिटी के फॉर्मूला में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया, स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया। सो ऑल द 3 टर्म्स, ऑल द 3-4 टर्म व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दे ऑल डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, 2 सॉल्यूशंस मिक्स करूंगा। तो अब आप पहले ये देखना मैं मिक्सिंग किस तरीके से करता हूं। अब मैं आपको हेडिंग बना लो, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मान लो अब मैंने आपको कभी भी ऐसे इंफॉर्मेशन दी थी कि ये एक सॉल्यूशन है, दिस इज 3 लीटर 0.2 मोलर यूरिया, और इसको मुझे मिक्स करना है another solution which is 2 liter 0.1 molar यूरिया, और इसे मिला के मैंने एक नया सोल्यूशन बनाया। तो मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है, इस डाटा से आपको क्या पता लगा कि पहले सोल्यूशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिली। अगर आपको फर्स्ट सोल्यूशन की मोलैरिटी, इसका नाम रख रहा हूं M1, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन पता है, मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन पता है। पहले तो मुझे ये बताओ इस लाइन से मीनिंग क्या निकला, यहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में। यूरिया इन द फर्स्ट सोल्यूशन, कितने मोल्स ऑफ यूरिया फर्स्ट सोल्यूशन, हाउ मेनी moles of urea in the first solution, 3 into 0.6 mole। और आपको क्या पता लगा, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर,
यानी कि इस 3 लीटर के सोल्यूशन में कितने मोल यूरिया डिसॉल्व? 0.6। अब मुझे इस डाटा से बताओ क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन is 2 liter and you have how many moles of urea in the second solution? That is 2 into 0.1, that is 0.2 moles. क्या आपके पास सेम सॉल्यूट है? सॉल्यूट सेम, तो जब आप ऐड करोगे फाइनल सोल्यूशन में तो सॉल्यूट के मोल्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सो टोटल मोल्स इन दिस सोल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ यूरिया, क्या मैं ये लिख दूं 0.2 प्लस 0.6, 0.8 मोल्स। पर आपने दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद फाइनल वॉल्यूम 3 लीटर प्लस 2 लीटर, ये फाइनल वॉल्यूम भी तो 5 लीटर आ गए। तो अब मुझे पहले ये बताओ कि आपको इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी पता लग गई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लग गया, तो अब मैं वही क्वेश्चन घूम फिर के पूछूंगा, व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी ऑफ यूरिया इन द न्यू सॉल्यूशन? व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया इन द फाइनल सॉल्यूशन? व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया इन द फाइनल सॉल्यूशन? सब कुछ मुझे यहां से निकाल के देना है। फाइनल सॉल्यूशन में व्हाट इज मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू यूरिया, इसका मोलर मास है 60 इन द फाइनल मिक्सचर। ऑल्सो कैलकुलेट स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया इन द फाइनल सोल्यूशन। जब आपको यहाँ के मोल्स मिल गए, यूरिया के वॉल्यूम मिल गया, तो अब आप मुझे यहाँ पर मोलैरिटी भी बताओ, वॉल्यूम भी बताओ, सॉरी ओके। तो मैं सबसे पहले बताऊँ मोलैरिटी कैसे निकालूं, यूरिया की मोलैरिटी, अगर मुझे उसके मोल्स पता है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है। So molarity of urea will be in the final mixture will be 0.2 plus 0.6 divided by 3 plus 2। क्या मैं ऐसा लिख दूं? यही आंसर आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं 0.2 को ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से लिख, 2 लीटर इंटू 0.1, 0.6 ये लिख सकता हूँ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2। तो किताबों में आपको एक नया फॉर्मूला दिया जाएगा, फर्स्ट सोल्यूशन की मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम प्लस सेकंड सोल्यूशन की मोलैरिटी इनटू सेकंड सोल्यूशन का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट इन द फाइनल मिक्सचर। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप फॉर्मूले रखो, पर मैं चाहता हूं कि आपको बुक्स की सच्चाई भी पता लगे। बुक्स में बोला जाता है जब दो चीजें मिक्स की जाएंगी सोल्यूशन में मोलैरिटी निकालो, यूज दिस फॉर्मूला। बट व्हाई टू यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यू यूज कॉमन सेंस? व्हेन यू कैन यूज कॉमन सेंस, हम क्यों फॉर्मूले लगाएंगे? फॉर्मूलों से मार्क्स आ सकते हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट अगर कोई आपसे पूछे कि इस फॉर्मूला में ऐसा क्यों किया, तो हमने आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे आपने मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, m1 v1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको यूरिया के मोल्स मिल गए थे पहले सोल्यूशन। तो ये नंबर कुछ नहीं है, मोल्स है, पर ये यूरिया के वो मोल हैं जो पहले सोल्यूशन के 3 लीटर में। फिर आपने 0.1 इंटू 2 किया क्योंकि आपको सेकेंड सोल्यूशन में यूरिया के मोल्स मिलने थे। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग मोल्स ऑफ यूरिया इन द फर्स्ट सोल्यूशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोल्स ऑफ यूरिया इन द सेकंड सोल्यूशन। और क्योंकि दो सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो तो टोटल मोल के लिए आपने 0.2 और 0.6 को ऐड किया, इसलिए यहां भी प्लस कर दिया।
डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया, जो कि 3 लीटर और 2 लीटर पता था, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द न्यू सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर आपको कभी भी कोई कह दे कि इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, हम कहेंगे कि ये वही ढक्कन यूज करेगा जिसको केमिस्ट्री या मैथ्स नहीं आती, जिसको 10th की कॉमन साइंस नहीं आती। बट ये हमें दिखाना क्या चाह रहा है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन द सेकंड सॉल्यूशन का प्रोडक्ट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सेकंड सॉल्यूशन, और आप उनको ऐड कर देंगे क्योंकि मिक्स करने के बाद सॉल्यूट के मोल्स ऐड हो जाएंगे। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब मैं इस फॉर्मूला में चैलेंज कर दूंगा कि ये कई बार आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। कब? आपने तो ये याद कर लिया मिक्सचर की मोलैरिटी के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पर आप खुद बताओ अगर मैंने यहाँ यूरिया रखा होता और यहाँ ग्लूकोज रखा होता तो क्या आप मोल्स ऐड कर पाते? उस वक्त आप ये प्लस तो कर ही नहीं सकते थे, और आप फॉर्मूला को ब्लाइंडली अगर यूज करते तो सीधा ऐड करके आंसर निकाल देते और आपके फॉर्मूला नहीं आपके धोखा दे देता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बुक के फॉर्मूला से थोड़ा ऊपर उठोगे खुद। अब आप कहोगे कि सर अगर ये यूरिया है और ये ग्लूकोज है तो यूरिया के मोल्स तो वैसे निकलेंगे मोलैरिटी, तो वही मोल इस फाइनल सॉल्यूशन में। ग्लूकोज अगर मैंने यहाँ रखा तो उसके मोल्स तो जहां इतने वही इतने हैं, उस केस में ये टर्म हट जाएगा। आप सीधा कहोगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा हमेशा, क्योंकि पानी तो ऐड हो ही रहा है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा, पर मोल्स ऐड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मोल्स तब ऐड हो सकते हैं जब सॉल्यूट सेम होगा, लेकिन मोल्स तब ऐड नहीं हो सकते जब दोनों सॉल्यूट अलग अलग होंगे। पर हम इस फॉर्मूला को अगर कभी ध्यान में रखना चाहिए तो हमें दिमाग में इतना होना चाहिए ये नंबर कुछ भी नहीं है, मोल्स है। ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मोल्स है। अब मोल्स ऐड होंगे या नहीं होंगे वो इस चीज पे डिपेंड करता है, मोल्स सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का। इज दैट क्लियर टू यू? मान लो मैं इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे दे देता हूं, अब ये हो जाएगा ना मोलैरिटी, निकल जाएगी ना सबकी। तो फिर मैं सिंपल ये कर रहा हूं, मोलैरिटी अगर आपको पता लग गई तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास करो तो स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन में यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 पता, तो जो भी आंसर ये मोलैरिटी का आया उसे 60 से मल्टीप्लाई करो तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। और एक बार स्ट्रेंथ आ गई तो उसे डिवाइड बाय 10 करूं या मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, ताकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 10। ओके, मान लो अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो, अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया हो, यही क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 molar glucose should be added in 2 liter 0.1 molar glucose to get final 1.4 molar glucose solution। तो आप कैसे करते हैं? अब आप करके देखो, what volume of 2 molar glucose should be added in 2 liter 0.1 molar glucose to get final 1.4 molar glucose solution।
600 ml. बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो सबके सब। तू बता। 1.4 मोलर ग्लूकोज, 1.4 मोलैरिटी ऑफ द फाइनल ग्लूकोज सॉल्यूशन। अभी तक तो किसी का आंसर में मजा नहीं आया इसको। हमें फाइंड क्या करना है ये बताओ। आपको पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है? कौन से वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, कौन से सॉल्यूशन? फर्स्ट सॉल्यूशन। आपको फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता। ये वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ V1 लीटर, हमें नहीं पता पर इसकी मोलैरिटी दे दी, ये मोलैरिटी दी हुई है। इसको मिक्स किया सेकेंड सॉल्यूशन में, और सेकेंड सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। सो मोलैरिटी इज 0.1, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा बता सकते हो? अगर ये V1 लीटर है और ये 2 लीटर है तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिस विल बी 2 + V1। पर हमें ये पता कि दोनों ग्लूकोज के, तो जितने मोल ग्लूकोज के यहाँ है और जितने मोल ग्लूकोज के यहाँ, वो सब ऐड होके फाइनल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ग्लूकोज के मोल्स बताओ यहाँ पर कितने आएंगे? अगर आपको मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन द फर्स्ट सॉल्यूशन वी हैव? क्या बोल दूं? नो, 2V1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स। तो ये 2 मोलैरिटी है, वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि ये तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल है, पर रियलिटी में 1 लीटर थोड़े ना, ये तो V1 लीटर है। इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में 2 मोल थे, पर V1 लीटर है हमारे पास, 1 लीटर नहीं है, तो टोटल मोल्स तो 2V1 हो गए ना। इसी तरीके से यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए अपने पास? इस सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर वॉल्यूम होता तो 0.1 मोल होता, पर इस सॉल्यूशन के आपके पास 2 लीटर है, तो 2 लीटर में टोटल मोल्स 0.2 होते। तो टोटल मोल्स ग्लूकोज के फाइनल सॉल्यूशन में कितने आ जाते? 2V1 + 0.1। ये मोल्स आ गए, ये फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब आपको फाइनल सॉल्यूशन की क्या दी गई? तो यहां से रिलेशन होगा कोई? मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, तो क्या कर दो? मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस मोलैरिटी। सो फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट विल बी 2V1 + 0.2 moles of solute divided by total volume of solution 2 + V1 volume of solution। तो यहां से ये बन जाएगा अपने पास 1.4। सो 1.4 इज 2V1 + 0.2 डिवाइड बाय V1 + 2। तो यहां से अब कैलकुलेशन कर दो, 1.4 V1 + 2.8 2V1 + 0.2, this will be 0.8 is equal to 0.6 V1, so V1 will be equal to 4/3। भरत तूने क्या बताया था? 4.33। This is equal to how much? 1.4
2.4 ओह सॉरी 2.6 या 1.6 या 0.6 क्या 2.8 oh 2.8 minus 0.2 is 2.6 and 2 minus 1.4 is 0.6 V1 so V1 is 26.6 13 by 4.33 बिल्कुल ठीक वेरी गुड बनी वेलकम बट ये मान के चलो ये जो आपने आज मिक्सिंग वाले क्वेश्चन किए ना ये आपके नीट में या जेई मेंस में तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं अगर आप रिसेंट 2017-18 के पेपर प्रीवियस ईयर्स के खोलोगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए आई रियली होप कि अब आप कर सकते हो तो अब इसमें मैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन बताने लगा हूँ हेडिंग बनाओ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन effect of dilution effect of dilution dilution वर्ड का मीनिंग पता है किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना मतलब उसमें पानी मिक्स करना पानी मिलाना उसमें सॉल्वेंट ऐड करना बेसिकली तो पहली बात तो हम ये करने लगे कि हमारा कोई सॉल्यूशन होगा उसमें कुछ पानी मिला देंगे पानी मिलाने के बाद हम उस सॉल्यूशन का सब कुछ कैलकुलेट करेंगे हाउ मच इज द परसेंटेज मेड बाय वेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम पीपीवी मास फ्रैक्शन मोलैरिटी स्ट्रेंथ सब कुछ अब हमें एक सॉल्यूशन दिया होगा उसके बारे में कुछ डाटा देंगे जब हम उसमें पानी मिलाएंगे तो बस ये ध्यान रखना जब हम कभी पानी मिलाएंगे सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा ना अगर एक मेरे पास पानी का ग्लास है जिसमें 4 चम्मच चीनी थी वॉल्यूम मैंने उसमें पानी और मिला दिया कोई चीज अगर बदलेगी तो क्या बदलेगी चेंज क्या होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम वेरी गुड सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का मास भी तो बढ़ेगा सॉल्वेंट का मास भी बढ़ेगा सॉल्वेंट के मोल तो बस हमें ये ध्यान रखना सॉल्यूट की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा पर सॉल्वेंट का मास सॉल्वेंट के मोल सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूशन का मास ये बढ़ जाएगा पर क्या चीज नहीं बदलेगी सॉल्यूट का मास बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट का मास बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर सॉल्यूशन विल रिमेन सेम सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन सेम यही करना है कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री में सो व्हाट हैपेंस ऑन डाइल्यूशन ऑन एडिंग वाटर और सॉल्वेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन and after dilution will remain same तो मैं ये लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन will increase mass of solution after dilution will increase अब मैं यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछना है ध्यान से समझो मैं बोल रहा हूं 300 ग्राम 20% weight by weight fructose and इसका मोलर मास is 1 ये एक सोल्यूशन था in 300 gram 20% weight by weight fructose how much water should be added to get 10% weight by weight fructose
ये एक सोल्यूशन है पहले, ये एक सोल्यूशन है। इसमें मैं कितना पानी मिलाऊं? पानी मिलाने के बाद जो इसकी परसेंटेज वेट बाय वेट जो 20 थी ना वो 10 होगी। हमें ये बताना है कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, आप मुझे ये बता सकते हो पहले सोल्यूशन के बारे में, पानी मिलाने से पहले, जिस सोल्यूशन में पानी मिलाया जा रहा है उस सोल्यूशन में पानी मिलाने से पहले आपको यहां से क्या डाटा मिल चुका? व्हाट इज 300 ग्राम? सॉल्यूशन का मास 300 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास, और 300 ग्राम का 20% 60 ग्राम इसमें फ्रक्टोज मिलाई हुई है। तो बस अब ये बता दो इसमें पानी मिलाया कुछ नहीं पता कितना मिलाया, मान लेते x ग्राम पानी मिला दिया। जब x ग्राम पानी मिला दिया तो आप मुझे बता सकते हो नए सोल्यूशन में आप क्या क्या मुझे बता सकते हो? फाइनल पानी मिलाने के बाद मुझे बता सकते हो यहाँ वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? पहले मुझे ये बताओ यहाँ वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? वाटर का मास x प्लस पहले का, एग्जैक्टली मास ऑफ वाटर इनिशियली was 240 और उसमें x ग्राम वाटर मिला दिया तो नया सोल्यूशन में मास ऑफ वाटर विल बी 240 प्लस x। लेकिन मास ऑफ फ्रक्टोज चेंज होगा या नहीं होगा? जो घोला हुआ था वो तो वही का वही है, वो तो 60 का 60 है। तो फिर सोल्यूशन का मास कितना होगा फाइनली? 300 प्लस x। लेकिन आपको क्या गिवन है फाइनल सोल्यूशन के बारे में? परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालूं यहां से? डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट? टेल मी। दिस आइडिया इज यूज्ड फॉर फिजिक्स, ओके। पर ये क्लास 11:30 बजे स्टार्ट होगी, ट्राइजूम 5 आईडी 11:30 पे नेक्स्ट क्लास है इसमें, तो हम लोग खत्म करने वाले हैं क्लास। So how much is the finally बताओ what is the percentage weight by weight of fructose कैसे निकालें? कैसे निकालते percentage weight by weight? fructose का mass divided by mass of solution into 100। तो percentage weight by weight हमें मालूम है 10 फाइनली सोल्यूशन 10, फ्रक्टोज का मास तो 60 है, सॉल्यूशन का मास 300 प्लस x है। तो यहां से x की वैल्यू बता दो कितनी है, यानी कि आपने कितना पानी मिलाया, कितना बन जाएगा? 300 प्लस x इज 600, सो x इज 300 ग्राम। अब आप यहां से सीधा मुझे एक चीज सोच के बताओ, सॉल्यूट का मास चेंज नहीं हुआ, सोल्यूशन का मास बढ़ गया, पानी मिलाने से सोल्यूशन का मास बढ़ गया, डिनोमिनेटर टर्म बड़ी हो गई, तो परसेंटेज वेट बाय वेट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि जब हम पानी मिलाएंगे तो डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का मास बढ़ेगा, इसलिए परसेंटेज वेट बाय वेट घटेगी। इसलिए मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर रहा हूँ, जब आप सोल्यूट की क्वांटिटी सेम रख के सोल्यूशन का मास बढ़ा रहे हो तो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट, पीपीएम, पीपीवी, मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सब घटेगा। ये सारी टर्म्स डिक्रीज होंगे क्योंकि सब में मास ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में। इनफैक्ट जब आप मोलैलिटी करते हो, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में भी आप क्या लिखते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या करते हो मोलैलिटी में? मास ऑफ गलत, सॉल्वेंट। तो मुझे बताओ जब आप पानी मिला रहे हो तो सॉल्वेंट का मास बढ़ रहा है ना, सॉल्यूट तो चेंज नहीं है। तो मोलैलिटी भी क्या होगी आफ्टर डाइल्यूशन? मोलैलिटी को भी क्या होगा आफ्टर डाइल्यूशन? डिक्रीज। तो अगर आपसे कोई सीधा भी ये पूछे ना कि अगर हम कभी किसी सोल्यूशन में पानी मिलाते हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू परसेंटेज वेट बाय वेट? व्हाट विल हैपन टू कॉलम 1 का कोई भी कंसंट्रेशन टर्म? कॉलम 1 की कोई भी कंसंट्रेशन टर्म विल डिक्रीज।
molality, mole fraction, mass fraction, percentage, weight by weight, ppm, ppv, every term will decrease after dilution because denominator में solution का mass बढ़ रहा है, solute का mass change नहीं हो रहा, denominator में solvent का mass बढ़ रहा है, solute का mass change नहीं हो रहा. So with this I am going to end up the class क्योंकि अभी CID में next class भी है. हाँ जी जल्दी से बना देखेंगे next class में. अभी तक तो सब कुछ decrease हो रहा है. So I am going to end up the meeting. Thank you so much and I really hope कि आपको क्लास सब समझ में आई.